फ्रेंड्स, बात करती है यूपीपीसीएस के जीएस के फिफ्थ पेपर के बारे में। आज फिफ्थ पेपर के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं फोर्थ पेपर को छोड़ रही हूँ क्योंकि फोर्थ पेपर एथिक्स से है, और एथिक्स से सिलेबस समझने से पहले ये जरूरी है कि उसके क्वेश्चन बैंक पर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो उस क्वेश्चन को एक बार देखने के ठीक से बाद एनालाइज करने के बाद मैं उसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। उसके लिए हो सकता है 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़े, 2 या 3 पार्ट में। तो अभी मैं जो कि फिफ्थ पेपर है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आप ध्यान रखें। इस बार पूरा एक पेपर है तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसे लिखना कैसे सबसे बड़ी मुश्किल ये है। क्योंकि यूपी में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं है। मिनरल्स केवल सोनभद्र के साउथ ईस्ट के एरिया में है, और यहाँ कोई बहुत ट्राइब भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है बहुत डाइवर्सिटी। हाँ, एक चीजों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, 2-3 पिछले साल या फिर एक दशक में आप कहेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ी है। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा है, मुगल कालीन हो या फिर दिल्ली सल्तनत कालीन। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट, स्पेशली यूपी का बहुत अच्छा इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत अच्छे से करके रखना है। बिना इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और तीसरी जो चीज है स्टेट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट की हो, जो इंपॉर्टेंट और फ्लेक्सिबल स्कीम्स है वो जरूर आपको करके रखने हैं। वो हम ये तीनों हमेशा अगर आपका तैयार है तो ये जो पेपर है आपका फिफ्थ पेपर जो है वो बहुत इजीली आपका हो जाएगा, और नंबर भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मैं 2-3 पार्ट में इसको छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करूंगी। सबसे पहले हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटी। तो मैंने बताया कि 2 जो सिटीज है ऐसे, आलमगीरपुर जो है यूपी में, वो आपको पता है ईस्टर्न सबसे पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न साइट है। तो उस चीज को अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में करना है तो एंशिएंट टाइम में जाके इस जगह को आप जरूर कोट करेंगे। उस एक छोटा सा मैप बना के दिखा देंगे कि ये जगह की लोकेशन है, ठीक है। और कोई वैसे है नहीं साइट और इंडस वैली से, तो ये दिख लेंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री में अलग अलग चीजें हो सकता है फ्रीडम फाइटर से उस समय हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से पूछे जाए, उसके बाद सिविलाइजेशन से भी जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। लेकिन मेन जो मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा इंफेसिस होगा क्वेश्चन में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के मामले में यूपी काफी रिच है। कोई भी देखे, ताजमहल को देख ले, कोई भी देख ले आप, बुलंदशहर का दरवाजा देख ले, फतेहपुर सीकरी को, कुछ भी ऐसी चीजें जब आप सल्तनत कालीन की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत कालीन की बात करते हैं या मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो दोनों में यूपी सबसे आगे है अगर देखते हैं। और कहीं उन लोगों का है नहीं, दिल्ली में है और यहाँ पे है यूपी में। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप गूगल करेंगे आसानी से चीजें सारी मिल जाएंगी, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ नंबर बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे। और आर्ट एंड कल्चर में याद रखेंगे कि जो भी आंसर लिखेंगे उसमें डायग्राम जरूर देंगे, ठीक है। कोई अगर टेम्पल का आपको दिखाना है तो टेम्पल के जो पार्ट होते हैं, बेसिक जो पार्ट होते हैं, द्रविडियन टेम्पल का अलग होता है, आपको नॉर्थ इंडियन टेम्पल के अलग होते हैं। तो वो पार्ट आपको जरूर शो करना है, ठीक है। और सिटीज का जो दिखाएंगे तो आगरा सबसे पहले, तो अगर इम्पोर्टेंट सिटी है तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट सिटी है, ठीक है। अगर हिस्ट्री के लिहाज से अगर देखते हैं, आप आते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्किटेक्चर पूछता है, उसकी म्यूजियम पूछता है, ये सब सारी चीजें। तो ये एक ही जगह दोनों चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को आप एक जगह कवर कर लेंगे। इसको बाइफरकेट करके पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, कोई बहुत ऊपर की जितने ही टॉपिक्स हैं कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें रूरल अर्बन ट्राइबल इश्यूज कुछ ऐसा है नहीं यूपी में, ठीक है। फेस्टिवल्स है, इसको देख लेंगे आप, फोक म्यूजिक है, डांस है, ये जरूर देख लेंगे। सोशल कस्टम, पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपको भी पता है यूपी में अगर सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के अगर किसी क्षेत्र से, इंडिया से किसी स्टेट से है तो वो यूपी है। या फिर आप कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी जाएंगे, अब तो नहीं है लेकिन पहले के जितने कैबिनेट मिनिस्टर उसमें मैक्सिमम यूपी से आते थे सेंटर में। तो इन चीजों को देख के आप पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेंगे। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली तो कुछ हो सकता है पूछा जाए, हाँ सेंटर स्टेट रिलेशन पूछा जाएगा। हालांकि कोई कंफ्लिक्ट नहीं है क्योंकि सेंटर में भी सेम गवर्नमेंट है और स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है। ऐसी स्थिति में कोई कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी वैसे भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे आपको हाँ आर्किटेक्चर में पूछा जाए या फिर तो आप राम मंदिर अयोध्या का जरूर मेंशन करेंगे,
ठीक है, इसको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि मॉडर्न में सबसे अगर प्रोमिनेंट देखा जाए तो वहां पे अभी है। तो देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से देख लेना है। पब्लिक सर्विस कमीशन से वैसे पूछे जाते नहीं है क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल से भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमी। हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 2 चैप्टर ऊपर छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप नोट कर ले अभी, वो है आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेट के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा नोट तैयार करके अभी से रख ले, क्योंकि ये आपको काम देने वाला है, हमेशा काम देगा। देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज, ठीक है, उसके जितने आर्टिकल्स है, प्रोविजंस है, उसमें क्या क्या इलेक्शन कैसे होता है, उनको हटाने का क्या क्या सिस्टम है, कैसे वोटिंग होती है, फंडिंग कैसे होती है, इलेक्शन कौन करवाता है पंचायती राज का, ठीक है, ये सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसके लिए फाइनेंसिंग का जो काम होता है वो आपको फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, जो 5 साल का इलेक्शन भी के लिए भी बताता है। तो वो देखेंगे। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी बुक में अच्छे से पब्लिक पॉलिसी में होता है कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारा एक फ्रेमवर्क है। तो ये स्ट्रक्चरली आप उस फ्रेमवर्क को दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। रिलेटेड इश्यूज, हाँ, ये रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, इसको मैं कहूंगी कि आप अच्छे से नोट्स अभी से प्रिपेयर करके रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं इसके लिए इस पेपर का, स्पेशली यूपी का जो 5th पेपर है यूपी पीसीएस के लिए, उस पर मैं सारे कैसे कैसे क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा, उसकी फॉर्मेटिंग फिर कैसे करनी है, इस पर भी मैं बताऊंगी। लेकिन आपको कमेंट करना है उसके लिए, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर पूछे। उसके बाद आती हूँ गुड गवर्नेंस। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4-5 ऐसे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे गुड गवर्नेंस जरूर पढ़ना है, इसको अच्छे से करना है कि यूपी में ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत अच्छी स्थिति में, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे शायद यूपी अच्छी स्थिति में है, ठीक है। उसके बाद एरेडिकेशन ऑफ करप्शन क्या है, उसके लिए क्या क्या, सबसे पहले तो आप देखेंगे चुनौतियां क्या, सबसे पहले तो सिनेरियो देखेंगे कि क्या कंडीशन है। किसी भी स्टेट की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, तो वहां की देखते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है, क्या क्या घटनाएं हो रही है, वो क्राइम रिपोर्टिंग कितनी है, क्राइम की स्थिति क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या आता है। एक कॉमन, जैसे फॉर्मेटिंग, एक कॉमन आंसर की फॉर्मेटिंग ऐसी ही होती है। देखेंगे कि उनमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस को एक जगह दिखाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि मेजर्स क्या क्या लिए जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और लास्ट में दिखेंगे, थोड़ा सा दिखेंगे समाधान। और आप अपने तरफ से एक चीज और जोड़ सकते हैं, किसी भी ऐसे क्वेश्चन के लास्ट में आप सॉल्यूशन अपने तरफ से दे सकते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी बाद में कंक्लूड, किसी भी क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करना है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका इंट्रोडक्शन, कैसे आप उस क्वेश्चन को जितना आप समझते हैं, आपका इंट्रोडक्शन भी वैसे ही स्टार्ट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जैसे आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, 3-4 लाइन में एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस क्वेश्चन के लिए कैसी है, किस लेवल की आपने समझा इस क्वेश्चन को। और लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं तो उसमें आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। वैसे आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाएगा, लेकिन मैं कुछ अलग से आपको बताऊंगी कि आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, एक सॉल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपसे वो एडमिनिस्ट्रेटर आप के रूप में आपको देखते हैं, ये नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम लेके आए, आप सॉल्यूशन के साथ आए उनके, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन, तो एक सॉल्यूशन के अप्रोच में, ठीक है, आप विजनरी अपना एक कॉन्सेप्ट देते हुए तब भी कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अप्रोच आपका विजनरी होना चाहिए और सॉल्यूशन वाला होना चाहिए। अब तो ये अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आती हूँ दूसरा, लैंड रिफॉर्म। हाँ, अच्छा, ठीक है, गुड गवर्नेंस, रेडिकेशन ऑफ लोकायुक्त, इससे तो क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए। सिटीजन चार्टर, इट्स अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। जितने इसके आर्टिकल्स है, उसके इंटरनेशनल लेवल पे इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या क्या यूएन का चार्टर कहता है, ये भी जरूर देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे आपको 21-22 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वैसे तो शायद 40 है,
मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो उतने आर्टिकल्स को देख लेना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको देख लेंगे। ई गवर्नेंस ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सेम आपकी चीजें पूछी जाएंगी, आपके चैलेंजेस क्या क्या है, कौन कौन से मेजर्स लिए जाए, चाहे क्या क्या कैसी स्थिति है, सेम वही चीजें आती है। राइट टू इंफॉर्मेशन ये पूछा जा सकता है कि कितना सक्सेसफुल रहा यूपी में, कब आया, क्यों लाया गया, उसका पर्पस क्या था, पर्पस भी कभी कभी आपको देना होता है, पर्पस क्या था और कितना सक्सेसफुल है आज के टाइम पे। और उसके बाद देखेंगे रिडिसल जो पॉलिसी है, उसमें देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ग्रीवांस रिडिसल मैकेनिज्म होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म को आपको हाईलाइट करना, ठीक है। उसके पूरा आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म काम करता है रिडिसल के लिए, जो शिकायत निवारण का होता है तरीका वो कैसे काम करता है, ठीक है। इस पे आप रिडिसल मैकेनिज्म पे बहुत अच्छे पॉलिसी जो है इसकी, कब पॉलिसी लाई गई, इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, उसको डेट के साथ बिल्कुल याद रखेंगे और उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। उसमें चैलेंजेस वही फिर आ जाएंगे, मैकेनिज्म एक अलग है, अदरवाइज सारी क्वेश्चन की तरह चैलेंजेस आ जाएंगे उनके, ठीक है, और मेजर्स लिए जाएंगे, सोल्यूशन होंगे, वो चीज देखना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करने जा रही हूँ जिसमें मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगी।